समझने पे जोर देंगे। कोई भी वायर जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ करंट इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब यहां पर चार्ज किस में है, मोशन में है, तभी करंट का फ्लो होगा। तो करंट कैरिंग वायर जिसमें कि चार्ज फ्लो हो रहा है इसलिए करंट है, उसके आजू बाजू में जब एक रेस्ट चार्ज को रखा गया तो देखा ऐसा गया कि एक मिरेकल हुआ, और वो मिरेकल ये है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, वो जहाँ पर है उसी जगह पे, लेकिन इस पे फोर्स की वैल्यू 0 हो, कोई मोशन नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी चार्ज पार्टिकल को पहले से कोई वेलोसिटी दे दिया जाए तो ऐसा देखा गया कि वो चार्ज पार्टिकल अपने जो पाथ है वो ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा करके डिफ्लेक्ट हो गया इधर या इधर की तरफ, डिपेंड करेगा वो चार्ज के नेचर पे या फिर करंट के डायरेक्शंस पे। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया। तो डिफ्लेक्शन कहने का मतलब फोर्स लगना चालू हो गया। अगर उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो गया इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगना चालू हो गया, मतलब ये फोर्स नॉन जीरो है। ठीक है, अब इसके बारे में कारण पता करने के पीछे थोड़ा सोचा गया तो पता चला कि 2 प्रकार की फील्ड अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो इस पे भी फोर्स लगाता, रेस्ट चार्ज पे भी फोर्स लगाता है, स्टैटिक चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तब फिर दूसरा फील्ड बचा, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर लगने वाले फोर्स और उसके नेचर को करंट कैरिंग वायर के वजह से जो हुआ उसे ऑब्जर्व करने के बाद इसी सेम इफेक्ट को करंट कैरिंग वायर हटा करके एक बार मैग्नेट के रखने पर भी देखा गया, तो ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है अपने आसपास में वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक बार मैग्नेट करता है, और बार मैग्नेट कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर अपने आसपास में एक फील्ड जनरेट करता है जिसका नेचर मैग्नेटिक फील्ड के जैसा होता है, इसीलिए हम उसे कौन सा फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ। रेस्ट चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और मूविंग चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज पे फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से चार्ज का जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जब इसे थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च किया गया तो पता ये चला कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और वो पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और साइन थीटा, ये सब चीज़ पे ये डिपेंड करता है। ऐसा जो है प्रैक्टिकली निकाला गया तो पता चला कि चार्ज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी हो, वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी, जब भी 2 वेक्टर हो और साथ में साइन थीटा हो, इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि डॉट प्रोडक्ट। तो अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा गया तो वो इस प्रकार से हुआ Q इंटू V क्रॉस B, जहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड है और V जो है वेलोसिटी, वो वेलोसिटी है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म के हिसाब से राइट हैंड थंब रूल लगा करके, या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा करके, या फिर राइट हैंड पाम रूल लगा करके आप इसका फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जिसमें ये वेलोसिटी पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वेक्टर है, सेकेंड वेक्टर है, और ये जो फोर्स है इसका रिजल्टेंट है। या तो आप क्या क्या लगा सकते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, या फिर राइट हैंड थंब रूल, या फिर राइट हैंड पाम रूल, तीनों में से जो भी रूल आपको पहले से आता होगा वो लगा करके आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं।
ये पहला वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर। अगर हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये वाला वेक्टर फर्स्ट हुआ, ये वाला सेकेंड हुआ और ये वाला फोर्स हुआ। मतलब ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। ऐसा रटने का नहीं है, आपको हमेशा ऐसा दिमाग में रखना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये रिजल्टेंट है। फर्स्ट, सेकेंड और रिजल्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला हर बार बदल जाएगा। अभी तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, कभी करंट और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, कभी करंट और रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये वेलोसिटी है, करंट है, फील्ड है, इस बात को ध्यान में रखने के बजाय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये फर्स्ट वेक्टर है, फॉर्मूला में जो पहले आया वो फर्स्ट वेक्टर, फॉर्मूला में जो बाद में आया वो सेकेंड वेक्टर, फिर ये उसका रिजल्टेंट हो गया। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हुआ। यही राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट पे ये रखना है, सेकेंड की तरफ इस फिंगर को फोल्ड करना है, तो ये हो गया रिजल्टेंट। देखो फर्स्ट पे रख दिया, सेकेंड की तरफ मैंने घुमा दिया, तो ये जो है थंब का डायरेक्शंस रिजल्टेंट का डायरेक्शंस हो गया। और इस तरीके से ये वाला फ्लेमिंग का जो है राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं। फर्स्ट पे रखिए, सेकेंड की तरफ पाम करिए, तो ये जो थंब है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शंस होगा। बराबर। तो तीनों में से जो भी आपको पटता हो, जो भी आपको पहले से आता हो, उसी के हिसाब से आप डायरेक्शंस बता सकते हैं। ये हुआ डायरेक्शंस की बातें, ये हुआ मैग्नीट्यूड की बातें, Q इंटू बी इंटू बी इंटू साइन थीटा। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हुआ? मूविंग चार्ज की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट चार्ज पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? मूविंग चार्ज पे लगता है। अब मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से आप देखो तो आपको ये बात समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होते हैं और बी पे भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होंगे और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो, जब भी एफ और वी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो उस सिचुएशंस में पावर कंजम्पशन जीरो हो जाता है, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है एफ डॉट वी। और अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? जीरो। और पावर कंजम्पशन जीरो हो गया तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब उस कंडीशन में वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला, चाहे एंगल कुछ भी रहे, हमेशा फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हमेशा ही वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा क्या होगा? जीरो। मतलब मैग्नेटिक फोर्स की ऐसी औकात ही नहीं है कि वो कोई काम करे। किसी भी कंडीशंस में, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, कैसे भी हालात में किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं कर सकता। और जब वर्क नहीं होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, और वर्क नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदला। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। किसी भी चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को बदलना उसके बस की बात नहीं है, उसकी हैसियत से बाहर की बात है। और काइनेटिक एनर्जी तब नहीं बदलेगा जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं बदल सकता चार्ज पार्टिकल का। कुछ भी हालात हो जाए, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा नहीं बदल सकता। वर्क डन नहीं हो सकते, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ बदल सकता है डायरेक्शंस। मतलब डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी बदलना। ये अगर कभी बदलेगा तो क्या बदलेगा? डायरेक्शंस बदलेगा, मोशन के डायरेक्शन को बदलेगा, मतलब वेलोसिटी को बदलेगा, बट स्पीड कभी भी नहीं चेंज कर सकता। बात समझ में आ गया क्या? जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जो करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड का नेचर जो है ऑलवेज कैसा बनेगा? क्लोज लूप। कैसा बनेगा? क्लोज लूप। कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर दो टेंजेंट जनरेट हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शंस होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आया होगा। बराबर। ऐसे निडल रख करके वो जैसे 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 फोल्ड होता गया, मुड़ता गया, वैसे वैसे आपने डायरेक्शन ड्रॉ करते चले गए। बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में होगा? अलोंग टेंजेंट। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट टच कर सकता है। हमेशा ही सर्कुलर लूप बनाएगा, और इसमें वर्क डन हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये कंजर्वेटिव नेचर का हुआ। कैसा नेचर का? कंजर्वेटिव नेचर में ही तो वर्क डन जीरो होते हैं। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो। इसमें पाथ क्लोज रहेगी, ओपन डोर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा ही वर्क डन। मतलब ये कैसा नेचर हुआ? कंजर्वेटिव नेचर हुआ। और इसी वजह से आपने कभी पढ़े होंगे परमानेंट मैग्नेट वगैरह, तो आपने वहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल वगैरह निकाले होंगे। पोटेंशियल उसी चीज़ का निकल सकता है जो कंजर्वेटिव हो। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन
नहीं है। पोटेंशियल वर्ड डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा नेचर का फील्ड हुआ? कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड हुआ। इतनी बात जम गया। लिखेंगे, लिखते हैं। पहला पॉइंट, एनी करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज, एनी करंट कैरिंग वायर और, नमस्ते, आइए, एनी करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, produce magnetic field around itself, लिख लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी, उस पे एरो लगा देना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity, नीचे ये पहले डायग्राम बना दीजिए आप। क्या लिखा हमने? वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे साथ में। its SI unit is Tesla, CGS unit Gauss, its SI unit is Tesla, CGS unit Gauss, and dimension m t-2 a-1, mt-2 a-1। नीचे लिख लेना 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ये यूनिट कन्वर्जन में बहुत बार काम आएगा अपन को। अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इस पॉइंट को स्टार लगा दीजिएगा, सवाल आएगा यही वाला कभी न कभी टेस्ट में। कंजर्वेटिव इन नेचर। अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, comma, never intersect each other, but it may touch each other in same sense. But it may touch each other. But it may touch each other in same sense. May touch each other in same sense. ऐसा बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हो सकता है, क्लोज लूप बनाएगा ऑलवेज। मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा नॉट पॉसिबल। सेम सेंस में टच कर सकता, ये पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड शार्प टर्न नहीं ले सकता, शार्प टर्न नॉट पॉसिबल। ये सब नीचे बना देंगे। सभी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जैसा ही है, सिवाय एक को छोड़ के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता और ये क्लोज लूप हमेशा बनाता है।
अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड बाय आइदर बार मैग्नेट और बाय मूविंग चार्ज। या तो बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है या फिर मूविंग चार्ज की वजह से, और बाय मूविंग चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड only apply force on moving charge, never on rest charge. Only on moving charge, never on rest charge. Only on moving charge, never on rest charge. रेस्ट चार्ज के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगाता। अगला पॉइंट, प्रैक्टिकली it is found that magnetic force depends on charge, and its nature। दूसरा, वेलोसिटी। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड। and the angle between velocity and magnetic field, angle between velocity and magnetic field। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। नीचे में फॉर्मूला फिर से लिख देंगे भाई, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जगह क्यू वी बी साइन थीटा। लिख लिए। अब एक बात समझना, अगर कहीं पर चार्ज को हमने रेस्ट में रखे और वहां मैग्नेटिक फील्ड हमने रखे तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन चार्ज को हमने मोशन में कर दिए और मैग्नेटिक फील्ड रखें तो फोर्स वहां लगेगा। इसी में चार्ज को अगर हमने रेस्ट में कर दिए और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिए और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिए तो इस पे दो प्रकार के फोर्स लगना चालू होगा। पहले तो चार्ज एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जब एक्सेलरेट होगा, जैसे मान लीजिए चार्ज पहले रुका हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा? Q इंटू ई। उसकी वजह से एक्सेलरेट होगा। तो जैसे एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी आया, और वेलोसिटी जब आया तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। देखो वेलोसिटी इधर की तरफ आया तो डायरेक्शंस निकालोगे तो V क्रॉस B किधर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे गया और ऐसे, मतलब चार्ज पार्टिकल सहनाई देखें आप, बराबर वैसे। तो इसका मतलब रेस्ट चार्ज को पहले कौन लाया मोशन में, और फिर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। मतलब ऐसे अगर कंडीशंस होंगे तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो प्रकार के फोर्स लगेंगे, एक
इलेक्ट्रिक, दूसरा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू Q इंटू वी क्रॉस बी, बराबर। तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे इस सिचुएशंस में, जो नेट फोर्स निकालेंगे अपन, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर कॉम्बिनेशंस। और अगर इसे आप लिखेंगे तो ये जगह Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, जिसमें से चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज को अपन बाहर रख लेंगे तो जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा Q इंटू, बड़ा ब्रैकेट रख देता हूँ, V यहाँ पर E प्लस V क्रॉस B। ये हो गया नेट फोर्स का फॉर्मूला और इसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। मतलब अगर ये वाला जो Q इंटू ई है ये लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये Q इंटू वी क्रॉस बी है, इसे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और दोनों का जो रिजल्टेंट है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। बात जम गया? तो लिखते हैं, छोटा सा पॉइंट डाल देंगे। when charge particle present inside electric as well as magnetic field, when charge particle present inside electric as well as magnetic field, then the resultant force is called Lorentz force. Then the resultant force is called Lorentz force. और उसके नीचे आप ये सब बातें लिख डालेंगे। Resultant force is called Lorentz force. उसके नीचे आप ये सब बातें लिख डालेंगे। सभी लोग शर्माना मत। राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर पाम रूल, कोई भी लगाना, पर लगाना मतलब दिखना चाहिए यहाँ पर कि आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद डायरेक्शंस बताना। और जिन लोग अपना हाथ को अपने पॉकेट में रखेंगे उन सबका हाथ काट डालूंगा। पहले आप ड्रॉ कर लो। आना चाहिए, ये मैं दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आ रहा है कि नहीं मुझे चेक करना है। सब में डायरेक्शन फाइंड करना है और सबका दिखना चाहिए हाथ रूल अप्लाई करते हुए। 3 तरीके के रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या फिर वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, रिजल्टेंट।
अगर मैं इससे लगाऊँ तो फर्स्ट वेक्टर फॉर्मूला में कौन है पहले, तो ये हुआ पहला वेक्टर, ये हुआ दूसरा वेक्टर। तो यहाँ पर पहले वेक्टर के तरफ, दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो ऐसा। तो किधर आया फोर्स, नीचे। ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, आप इसे राइट हैंड थंब रूल से भी बना सकते, देखो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ऐसे हाथ इधर की तरफ घुमाए, किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ। तो ये वो फोर्स का डायरेक्शन। इस वक्त करेंगे तो वेलोसिटी इधर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ है, तो ऐसे घुमाएंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ आया। इस वक्त करेंगे तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और फील्ड अंदर की तरफ है। तो सब लोग ध्यान देना, फोर्स इधर की तरफ आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर यहाँ माइनस साइन आ जाए तो फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएंगे। इसका मतलब जो डायरेक्शन आ रहा है उसका उल्टा में फोर्स लगा। बात जम गया। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर वेलोसिटी इधर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है। तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, तो ऐसे घुमाएंगे तो फोर्स किधर आया, ऊपर। लेकिन ये कौन सा नेचर चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, इसीलिए इसका मतलब फोर्स नीचे। इस वाले में बात करेंगे तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है ऐसे, और फील्ड इधर की तरफ है, तो ऐसे घुमाएंगे तो फोर्स किधर आया, बाहर, मतलब प्लेन से बाहर। तो प्लेन से जो बाहर होता है उसे डॉट से दिखाते हैं, मतलब फील्ड फोर्स इधर की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, मतलब क्रॉस नेचर। उसी तरीके से इस जगह में वेलोसिटी नीचे की तरफ, फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स इधर आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इधर चला गया। अब ये प्रोटॉन है, फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ फोर्स नहीं लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इस डायरेक्शन में राइट की तरफ। हीलियम पॉजिटिव नेचर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट नेचर का है, तो ऐसा। तो फोर्स नीचे की तरफ, ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन। इस तरीके से इसमें वेलोसिटी क्रॉस नेचर का फील्ड, तो फोर्स नीचे की तरफ। इस वाले में अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो वेलोसिटी इधर की तरफ, फील्ड इधर की तरफ, तो वेलोसिटी फील्ड, तो फोर्स अंदर, अंदर बोले तो उसे क्रॉस से दिखाते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर, फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव नेचर, राइट साइड। यहाँ पर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो उस पर चार्ज की वैल्यू 0, और चार्ज 0 हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। उसी तरीके से गामा पार्टिकल भी न्यूट्रल होता है, ये मालूम है आप सबको, तो इसके ऊपर भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बना दीजिए। अब इसी डायरेक्शंस को सब लोग लिख लो और एक बार फिर से ट्राई करो। सबके अब हाथ घूमने चाहिए, एकदम घूमने चाहिए। इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इतना जोर ही नहीं डालता, इम्पॉर्टेंट है। सब लोग डायरेक्शंस निकालने में परफेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। 12th नंबर देखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसे घुमाएंगे। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो ऐसे ही, वेलोसिटी पहला वेक्टर ऊपर की तरफ, फील्ड बाहर की तरफ, ऐसा। वेलोसिटी ऊपर, फील्ड बाहर, तो फोर्स इधर। सभी एक एक हर डायरेक्शंस को अच्छे से फिर से एनालाइज करिए, आता है तो भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको डायरेक्शन ही फंसाएगा। फॉर्मूला इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है और याद रहता है सभी को, फंसते हैं सब डायरेक्शंस में ही। डायरेक्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, जैसे मेरे को आता है उस तरीके से। फॉर्मूला भले ही गलत हो जाए,
दिशा नहीं भटकनी चाहिए, डायरेक्शंस नहीं गलत होनी चाहिए। 2 मिनट ज़्यादा दीजिए, शर्माइए मत, अपने अपने हिसाब से सोचिए। आप हर किसी की हाथें बाहर दिखनी चाहिए लगते हुए। ये बिना प्रयास के सीखा नहीं जा सकता। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि माइंड की बात है, दिमाग लगाना पड़ेगा। और बाद में आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, आप सब कामचोर हो, अभी करो सब। कंडीशंस। पहला कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, 0 कहने का मतलब वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, 0 या 180 दोनों केस एक ही है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मिला जिस डायरेक्शन में फील्ड है, तो साइन 0 0 और साइन 180 भी, तो इस वक्त में मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। और फोर्स अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी, और अगर एक्सेलरेशन और फोर्स 0 हो जाए तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा कि कांस्टेंट। वेलोसिटी को चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी बदल नहीं सकता, बराबर। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो तभी एक्सेलरेशन 0 हो सकता, और अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी बदल नहीं रहा। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहा इसका मतलब ना तो उसका डायरेक्शन बदला, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा जाएगा। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। वर्क डन हमेशा ही क्या रहेगा, 0। ये हुआ पहला कंडीशन, जब थीटा की वैल्यू कैसा है, 0 डिग्री। अभी लिखना मत आप, अभी आप समझो सभी बात को। सेकेंड कंडीशंस, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 कहने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड पे। मतलब चार्ज पार्टिकल को जो हमने वेलोसिटी दी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे वो परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और वो कितना हो जाएगा, QVB। और जैसे यहाँ पर डायरेक्शंस निकालोगे तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें भी कौन सा सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो पाथ अगर पूछा जाएगा कि रास्ते कैसे हो जाएंगे, तो सर्कुलर हो जाएंगे। मोशन कैसा हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या रहेगा उसमें, कांस्टेंट। वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा कि डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और वेलोसिटी बदलने के लिए एक्सेलरेशन का होना, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट, कितना, v²/r। इसका वैल्यू क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इसका भी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज कैसे हुआ, देखो, जब चार्ज पार्टिकल है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ। तो एक बार इधर की तरफ, एक बार इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, तो डायरेक्शन बदलना बोलेंगे कि नहीं। अभी मेरा डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट, और मैं इधर हो गया तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, और इधर हो गया तो ईस्ट। तो डायरेक्शन बदल गया ना, इसको डायरेक्शंस को चेंज होना बोलेंगे। मतलब एक्सेलरेशन आपको पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट की चेंज। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, कैसा क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन भी बदल गया तो उसका बदलना बोलेंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, और कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, v²/r, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। और जब पाथ सर्कुलर होते हैं तो उस सिचुएशन में जो फोर्स लगता है, जो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है
वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। मतलब Q इंटू वी इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r। यहाँ से v और v कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ से r निकालोगे तो कितना हो जाएगा, mv/qb। mv बोले तो मोमेंटम, mv बोले तो इसे मोमेंटम बाय क्यूबी भी कह सकते हैं, बराबर, हाँ कि नहीं, p/qb। बात जम गया। और आगे चल करके अपन लोग, वैसे आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। तो यहाँ से p = √2m k भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, √2m k/qb। ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी = चार्ज इंटू वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी = चार्ज इंटू वोल्टेज, v बोले तो वोल्ट। तो यहाँ से 2m इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो p के अंदर रूट आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ये √2m q इंटू वोल्टेज बाई QB। डिपेंड करेगा सवाल में किस किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, वहाँ से फिर q और q कैंसिल हो जाएगा, ये रूट के अंदर जाएगा। तो अब आगे कर लेंगे वो बात को। ये हुआ रेडियस। सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन है, नॉन पीरियोडिक। कैसा मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, 2πr/ सर्कमफ्रेंस बाय स्पीड। तो 2π/v और r के जगह पे mv/qb। तो यहाँ से v और v, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ, 2πm/qb। देखिए ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस फॉर्मूला में कहीं वेलोसिटी है। और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा 1 टाइम पीरियड, तो उसे क्या बोलेंगे, qb/2πm। और ये जो फ्रीक्वेंसी, इसी को कहा जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, बराबर है। इतनी बात जम गया, चलिए लिखते हैं। और 90 से छोटा कुछ भी हो जाए बीच में तो क्या होगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है उसे जो वेलोसिटी दिए वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाया, जो कि ना तो 0 है ना ही 90 है। तो इस केस में v के दो कंपोनेंट जनरेट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है इसे v पैरेलल बोलेंगे। इसके वजह से पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये जो v sin थीटा उसे v परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फील्ड पे। तो इसके वजह से जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। तो जो नेट इफेक्ट होंगे उसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे पाथ में जाएगा, इसे बोलेंगे हेलिकल पाथ। तो नेट जो हो गया वो हो गया क्या, पाथ कैसा, हेलिक्स। इसी को हेलिकल बोलेंगे, या इसी को कई बार स्पाइरल भी कह देते हैं। इस सिचुएशंस में चार्ज पार्टिकल एक चक्कर काटने में के बाद जहां पहुंचेगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसे कहते हैं पिच। तो इसका रेडियस का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो रेडियस में ये वाला वेलोसिटी यूज होगा, मतलब mv sin थीटा बाय qb। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, तो 2πm/qb और फ्रीक्वेंसी qb/2πm, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। ये जो पिच है अगर उसकी लेंथ की बात करेंगे जो कि पूछा जाता है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन मोशन इसके वजह से हुआ है। कितना देर में, इतना देर में चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो ये जो पिच है वो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जगह पे ये रखेंगे 2πm/qb, ये 2πm और साथ में v cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2πm v cos थीटा बाय qb। ये हो गया फाइनली पिच। इस प्रोसेस में भी नेट जो हो गया, पाथ ऐसा हो गया। स्पीड अभी भी कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन अभी भी
नहीं होंगे, काइनेटिक एनर्जी अभी भी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होंगे। तो लिख ले तीसरा कंडीशंस। चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m, charge particle of charge q mass m projected with velocity v inside the perpendicular magnetic field b, inside the perpendicular magnetic field b, perpendicular magnetic field b as shown in figure. Find angular deflection and vertical deflection. Find angular deflection and vertical deflection in the given condition. In the given conditions. नीचे ऐसा डायग्राम, इस नेचर में क्रॉस, इसके अंदर में क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है। ये डिस्टेंस d है, यहाँ चार्ज पार्टिकल q मास m वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया। निकालना है डिफ्लेक्शन, दो प्रकार के, एंगुलर और वर्टिकल। कब? इफ पहला सवाल है d ग्रेटर देन r, दूसरा सवाल है d इक्वल टू r, तीसरा है d लेस देन r, फोर्थ है d इक्वल टू r बाई 2। लिखते चलिए सब। फिफ्थ है d इक्वल टू r बाई रूट 2, सिक्स है d इक्वल टू रूट 3 r बाई 2, सेवेंथ है d इक्वल टू 3 r बाई 5, सिक्स है d इक्वल टू 4 r बाई 5, एट्थ, नाइन्थ है d इक्वल टू r बाई 3, टेंथ है d इक्वल टू r बाई 4, 11th है d इक्वल टू r बाई 5, 12 है d इक्वल टू 2r बाई 3, 13 है d इक्वल टू 3r बाई 4, 14 है d इक्वल टू 2r बाई 5। सवाल लिखिए पहले फटाफट। देखिए पहला कंडीशंस में कह रहे d जो है ग्रेटर देन r है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से इंटर किया विद वेलोसिटी v, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इंटर किया तो पाथ कैसा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाथ सर्कुलर, बोलो ना, मुंह में लड्डू है, बोलो पाथ कैसा? सर्कुलर। अब ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? क्रॉस नेचर का फील्ड है तो किधर लग रहा है? तो ये ऐसा कर्व बनेगा। तो जैसे ये कर्व बनेगा तो ये देखो जहाँ से चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उस पर क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। उसी लाइन पे कहीं तो कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसका मतलब ये जो सर्कल है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी लाइन पे कहीं पर होने वाला है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहाँ पे ऐसे घूमेगा वो रेडियस कहलाएगा, और d कह रहा है उस रेडियस से बड़ा है। तो चार्ज पार्टिकल कुल मिलाकर के ऐसे ही तो घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं बताओ? ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये उसकी रेडियस हो गया। तो यहाँ जब निकलेगा तब वो इस प्रकार से वेलोसिटी से निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है कर्व, हाँ कि नहीं? तो अब आप देखो सेंटर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि
इंटर करने वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, निकलने वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट सेंटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों एक ही लाइन पे है, तो इसी लाइन पे सेंटर कहलाएंगे। मतलब ऊपर और नीचे मिलाकर के डायमीटर हो गया, मतलब ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला भी रेडियस, ये भी रेडियस हो गया, नीचे वाला भी रेडियस हो गया। तो देखो जाने का डायरेक्शन ये था और निकलने का डायरेक्शन ये है, तो कितने का डिफ्लेक्शन हुआ बताओ तो? कितना डिग्री? 180 डिग्री। कोई कैलकुलेशन है इसमें? नहीं है। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शंस मतलब y, तो यहाँ से वहाँ चला गया, कितना ऊपर गया बताओ? 2r। ये हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन, पहला सवाल। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है? d और r आपस में क्या है? इक्वल है। तो अब क्या होगा, ध्यान देना। चार्ज पार्टिकल यहाँ से इंटर किया, वेलोसिटी v से, क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है। ये डिस्टेंस d जो है वो r के बराबर है। तो डिस्टेंस d जब r के बराबर है तो एक सर्कल को समझिए, क्या हो रहा है? इस जगह से चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है और ये r है, ये r है और d भी यहीं तक है। इसका मतलब यहाँ आके वेलोसिटी कैसा हो गया? ऊपर की तरफ था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कर्व यहाँ बनेगा क्या बताओ? बराबर। मतलब जो चार्ज पार्टिकल का कर्व है ऐसा हो करके यहाँ तक पहुँचेगा और उसके बाद किधर की तरफ चला जाएगा? अलोंग द बाउंड्री। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों जहाँ मिला वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ सेंटर। अब डिफ्लेक्शन कितना का आपको दिख रहा है? देखो आते वक्त ऐसा और जाते वक्त ऐसा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया? तो डिफ्लेक्शंस हो गए 90 डिग्री। वर्टिकल डिफ्लेक्शंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r। ये हो गया इसका आंसर दूसरा सवाल का। तो पहला और दूसरा समझा क्या? पहले अच्छे से देख लो तो आप सब। फर्स्ट और सेकेंड समझा क्या? बढ़िया से देखो पहले, कोई कैलकुलेशन नहीं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये बस कंसेप्चुअल सवाल है। लिखना मत अभी कोई, लिख लेंगे अपन एक साथ बाद में। पहले आप समझ लो कि ये समझा क्या। पहला वाला सेमी सर्कल बन गया, निकल के बाहर आ गया। अब दूसरा वाला में क्वार्टर सर्कल बना। क्वार्टर तो समझते ही होंगे आप सब। बस सर, बहुत बढ़िया। तो क्वार्टर बन गया, 90 डिग्री का डिफ्लेक्शंस, 90 डिग्री का डिफ्लेक्शंस। पहले में 180 का, दूसरे में 90 का। ठीक है, पहला में 180, दूसरे में 90। पहला इसलिए बन पाया क्योंकि d ज़्यादा है, फील्ड बहुत दूर तक है। दूसरा में d और r बराबर हो गया, इसलिए क्वार्टर ही बना। अब तीसरे वाले में d जो है वो r से छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड अब यहाँ तक भी नहीं है, इससे पहले ही ख़त्म हो जा रहा है, तो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो फील्ड फिर ऐसे ही चला जाएगा। अगला डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा। तीसरा पे अच्छे से जोड़ देना सभी बंधु। थर्ड वाला मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ से यहाँ के बीच में इंटर किया, चार्ज पार्टिकल विथ वेलोसिटी v गया अंदर। तो जिस पॉइंट से गया उस पे मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट से अंदर जा रहा है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। क्रॉस नेचर का फील्ड है। ये जो सेपरेशन है वो d है, जो कि r से छोटा है। तो क्या होने वाला उस पर्टिकुलर सिचुएशन में? अब यहाँ तक r तक फील्ड नहीं है, यहीं तक फील्ड है, तो थोड़ा सा ही कर्व बनेगा। मतलब जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद फील्ड है ही नहीं, तो जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी में वो चला जाएगा पाथ। तो फिर जहाँ निकल रहा है वो ये पॉइंट है, जहाँ से जा रहा है अंदर वो ये पॉइंट है। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जहाँ से निकल रहा है उस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दोनों परपेंडिकुलर जहाँ एक दूसरे पे कट करेगा वही पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइनल फाइंड करने का यही तरीका है। इंटर करते वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, निकलते वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर से पेरीफेरी तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। सेंटर से पेरीफेरी तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। अब डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो देखो पहले इसका डायरेक्शन ये था हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या ये वाला एंगल जो हो गया वही डिफ्लेक्शन हुआ? हाँ कि नहीं बताओ? यही वाला डिफ्लेक्शन हुआ ना।
पहले का डायरेक्शन ये वाला और बाद का डायरेक्शन ये वाला, दोनों के बीच का जो एंगल है वो डिफ्लेक्शंस कहलाया। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन। सब ज्योमेट्री लगाओ। इस लाइन को थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। ये डिस्टेंस d है तो ये भी क्या कहलाएगा, d। अब देखो ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएंगे, थीटा कहलाएंगे। जमा क्या बात है, इतनी बात सबको समझ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब इस वाले ट्रायंगल को ध्यान, ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट O है, इस पॉइंट का नाम देता हूँ M, इस पॉइंट का नाम देता हूँ N। ये जो R है वो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है R। तो ट्रायंगल ONM में साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P बाय H। तो बताओ उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, d बाय r। तो अपन को जो फॉर्मूला ध्यान रखना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, d बाय r। इसी से थीटा भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स d अपॉन r। ये हो गया एंगल निकालने का फॉर्मूला। अब कह रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोले तो ये वाला, यही है ना वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो बताओ ये r है, ये थीटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो ये y कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा। क्या r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला के बेसिस पे अपन बना सकते हैं, बराबर। ये हुआ स्टैंडर्ड सवाल, थर्ड वाला। अब जो बाकी सवाल है उसी पे बेस्ड है, कोई भी एक बना देता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए 5th नंबर बनाता हूँ, आप देखना ध्यान से। 5th नंबर में क्या कह रहा है, d इक्वल टू r बाय √2। तो यहाँ से d बाय r की वैल्यू 1 बाय √2 होगा ना। तो साइन थीटा डायरेक्ट आ गया, यहाँ से कितना आ गया बताओ, d बाय r बोले तो 1 बाय √2। तो इसका मतलब थीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आ गया क्या, थीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री। थीटा 45 हो गया तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन y इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos 45 की वैल्यू 1 बाय √2। ये हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शंस, बराबर। जैसे 5th बनाया वैसे ही बाकी सब आप बना सकते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ये r/3 में जाएंगे तो d बाय r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। तो साइन थीटा की वैल्यू इस सवाल के लिए क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/3। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ कोएफिशिएंट देखना है और कुछ नहीं करना, मतलब कोई कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं। बात जमा क्या, कितने लोगों को समझा बताओ तो हाथ खड़े करके, कितने लोगों को समझ गए, पक्का। एक बार आप अच्छे से देखो, फिर से देखो, लिखना मत अभी, अच्छे से एक बार बढ़िया से देखो कि सच में समझा कि समझने की फील आई। सिर्फ फील आने से काम नहीं चलेगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से कोई एक छोटा सा चीज़ आपको पूछा जाएगा। पर 45, ये वाला 60, ये वाला 37, ये वाला 53, ये वाला साइन इनवर्स 1/4, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 2/5। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड मैग्नेटिक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। इसके छोटा सा सेक्शन में पकड़ता हूँ जिसका लेंथ dl कंसिडर करता हूँ, तो जो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो होता है IDL क्रॉस B। मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करेंगे तो IDL B साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जो IDL है इसे कहा जाता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि ये वेक्टर होता है। इसका अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो करंट का यूनिट एम्पियर और लेंथ dl का मतलब लेंथ बोले तो मीटर।
तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। डायमेंशन की बात करेंगे तो ए और एल। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, तो जो डायरेक्शन होंगे वो वही होंगे जो करंट का डायरेक्शन है। डायरेक्शन अलोंग करंट, करंट के तरफ जो डायरेक्शन करंट का है उसी डायरेक्शन में जो है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होने वाला है। जो ये टर्म है डी एल, इसका सिंपल मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेट इफेक्टिव लेंथ, नेट इफेक्टिव लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पाथ ऐसा कर्व टाइप का है, मान लीजिए P और Q, ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है, तो DL के जगह पे क्या लेंगे? 2 मीटर। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये लेंगे। DL के जगह 3 मीटर नहीं लेंगे, मतलब लेंथ नहीं लेना है। कौन सा लेंथ लेना है? इफेक्टिव लेंथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वही डिस्प्लेसमेंट लेना, बराबर है। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है जो सीधा सीधा स्ट्रेट है, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसकी जो लेंथ है इस P और Q के बीच में वो मान लीजिए 3 मीटर है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है 10 टेस्ला। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? I इंटू एल इंटू बी। आई कितना है? 2 और एल कितना है? 3 और बी कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 60 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन निकालने के लिए अभी मैंने सिखाया था आपको, राइट हैंड थंब रूल लगाने हैं। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शंस की बात करेंगे तो देखो, मैं करंट उधर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, इसमें डायरेक्शन निकालेंगे तो किधर आया डायरेक्शन? यहाँ लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन से आया। उसी तरह यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो बताओ किधर की तरफ आया ये फोर्स का डायरेक्शन? लेफ्ट की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ कि ऐसा एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये लेंथ 2 मीटर और ये लेंथ भी 2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डॉट नेचर का है और 7 टेस्ला। तो फोर्स ऑन PQ अगर निकालना है तो क्या लेंगे अपन? फोर्स के I की जगह 5, DL की जगह कौन सा ले लेंगे? 2 लेंगे कि 4 लेंगे या 2√2? कौन सा चीज़ लेंगे? ओ भैया नाक तोड़ देंगे। 2 लेंगे कि 4 लेंगे? क्या लेंगे? 2√2। पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ की जगह 2√2 और मैग्नेटिक फील्ड 7। डायरेक्शन कौन सा? तो डॉट नेचर का है, तो यहाँ से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसा करंट फ्लो हो रहा है डॉट नेचर। तो फोर्स का डायरेक्शन नेट कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये वाला फोर्स का डायरेक्शन हुआ। वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 70√2 न्यूटन। बात जम गया। इस तरीके से अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल देखूं, कैसा सेमी सर्कुलर मैंने ट्रैक ले लिया, इसमें करंट फ्लो करा दिया मैंने 10 एम्पियर का। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये सेंटर O है। रेडियस की वैल्यू मैंने ले दिया मान लीजिए 5 मीटर या 4 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ डॉट नेचर का रखा 5 टेस्ला। अब मैंने बोला फोर्स बताओ, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा आप बताओ? I की जगह 10, लेंथ की जगह क्या यूज़ करूँगा? 2r या पाई आर? यहाँ पर लेंथ की जगह डायमीटर यूज़ करूँगा कि पाई आर? सरकमफ्रेंस क्या यूज़ करूँगा? डायमीटर। 2r यूज़ करना है इंटू b, ये वाला यूज़ करना है, लेकिन 10 इंटू पाई आर यूज़ नहीं करना है इंटू b, ये वाला नहीं करना है, गलत हो जाएगा ये, बराबर है। तो 10 इंटू 2r के जगह पे 8 इंटू b के जगह 5, तो कितना हुआ ये? 400 ना, 400 न्यूटन। डायरेक्शन तय करेंगे तो आप बताओ तो डायरेक्शन किधर है? यहाँ डायरेक्शन, करंट इधर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ये वाला, और फील्ड बाहर की तरफ, तो किधर की तरफ डायरेक्शन है? नीचे की तरफ। बात जम गया। इसी तरीके से चौथा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैंने लूप कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए 10 टेस्ला, रेडियस इसकी कुछ भी है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है 10 टेस्ला, करंट 10 एम्पियर। तो फोर्स जो हो गया वो कितना हो जाएगा? 0। अगर लूप जो है कंप्लीट है तो नेट फोर्स 0 होगा। बात आपको जम गया, बराबर? लिख डालिए।